हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था 9th क्लास की जो कि बिहार बोर्ड की पुस्तक है, उसमें गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 को उसके सभी प्रश्नों को हम लोग बेहतर तरीके से समझे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि हमें सही और गलत बताना है तथा उसका कारण भी बताना है। इसमें हमारा पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या यह सही है या गलत है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जबकि इस सवाल में बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? सभी की सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया है? पहला सही है। पहला उत्तर हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आइए पहले संख्या रेखा को देख लेते हैं। संख्या रेखा पर हमें पता है कि 0 से दाहिने तरफ जब चलते हैं तो प्लस वाली संख्याएं होती है और ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। और वहीं अगर 0 से बाएं की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती है। तो संख्या रेखा पर हमारे सिर्फ रूट m ही नहीं होता है, अतः यह हमारी सवाल क्या हो गई? असत्य हो गई। इसका उत्तर है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जिन्हें किसी प्राकृतिक संख्या m के वर्गमूल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए -2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और पहले का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जस्ट सवाल नंबर जो 1 है हमारा, उसके अपोजिट है। अभी आपने जाना था कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो प्रत्येक वास्तविक अर्थात सभी की सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल और इरेशनल दोनों होंगी, न कि कोई एक। अतः ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक जो भी हैं, क्या उनके वर्गमूल अपरिमेय होंगे? जैसा कि हम सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट के अंदर में रह जाए, जैसे √2, √3। यहाँ 2 तो धनात्मक संख्या है, लेकिन ये रूट के अंदर में है। लेकिन अब हम बात करते हैं √1, √4, √9। ये सारी की सारी संख्या क्या है? धनात्मक तो है, लेकिन इनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 हो जाएगा। अगर इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। यह सवाल अति महत्वपूर्ण है। सवाल है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इस सवाल को हम काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें ग्राफ की पुस्तकें चाहिए, यानी ग्राफ की जो बुक होती है वो चाहिए। तो हम ऐसे सादा पेज पे आपको बनाते हैं, आप ग्राफ की कॉपी पे इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे।
इसमें एक केंद्र बिंदु मूल बिंदु मान लेंगे ओ तथा 1 इकाई की दूरी पर खींचेंगे इसे। ठीक है, 1 इकाई की दूरी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1 इकाई, तथा इस 1 इकाई के बिंदु से एक ही इकाई का लंब खींच लेंगे, एक ही इकाई का क्या खींचेंगे, लंब खींच लेंगे। और इस O वाले बिंदु को केंद्र मानते हुए इस 1 यूनिट की क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इसका हम नाम लिख लेते हैं। O से इस वाले बिंदु का क्या नाम हो गया A तथा इस वाले बिंदु को B कहेंगे। अब चूंकि ये फिगर देखने में हमें एक समकोण त्रिभुज की तरफ प्रतीत हो रही है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इसके मान को निकालेंगे, विकर्ण को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक लंब है हमारे पास और आधार है, तो हम विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आधार कितना है 1 है और लंब भी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। तो हमारा विकर्ण फर्स्ट टर्म कितना आ गया, रूट अंडर 2 आ गया। विकर्ण कितना आ गया, रूट अंडर 2। ठीक है, अब बारी बारी से हम फिर दूसरे को देखते हैं, इसी प्रकार से हम आगे निकालते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो विकर्ण था इसका वैल्यू कितना आ गया, ओबी का रूट अंडर 2। फिर यही प्रक्रिया अब हम ओबी को आधार मानते हुए बी से क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे और इसकी भी कितनी यूनिट की रखेंगे, 1 इकाई की रखेंगे और इससे 90 डिग्री का कोण मानते हुए फिर से इस ओ बिंदु को केंद्र मान लेंगे और यहाँ से एक नया विकर्ण खींचेंगे हम। ठीक है, और फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज ओ बी सी में ओसी विकर्ण है उसको निकालेंगे। तो हमारे ओसी कैसे निकालेंगे, ओसी बराबर हो जाएगा, ओसी हमारा क्या है, विकर्ण है, रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस जो हमारा लंब है 1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 का 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ओसी जो नया विकर्ण है उसका मान कितना आ गया, रूट अंडर 3। तो ओसी का मान हमारा कितना हो गया, रूट अंडर 3। कितना हो गया, रूट अंडर 3। सेम यही प्रक्रिया हम फिर से अब ओसी को एक नया आधार मानते हुए 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का क्या खींचेंगे, एक नया लंब खींचेंगे और फिर से ओ को केंद्र मानते हुए क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। फिर से वही प्रोसेस को दोहराएंगे, एक नया विकर्ण मान लेंगे फिर से इसको दोहराएंगे, तो अब हमारा नया विकर्ण क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा और त्रिभुज कौन हो जाएगा, ओ सी डी हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ओडी को निकालेंगे। तो जब ओडी निकालेंगे इस प्रकार अब हम नया विकर्ण क्या निकालेंगे, ओडी निकालेंगे। ओडी के लिए हमारे पास क्या है, रूट अंडर नया आधार है हमारा रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 1 का स्क्वायर। रूट 3 का रूट कितना हो जाएगा, निकलेगा स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 तो आ जाएगा हमारा रूट 4। या इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2। तो नया जो हमारा विकर्ण बन गया ओडी उसका मान कितना आ गया, रूट 4 ही रहने देते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान रहेगा। आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओडी को आधार मानते हुए फिर से हम क्या खींचेंगे, 1 यूनिट का लंब खींचेंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और नया विकर्ण हमारा बन जाएगा ओ ई। फिर इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे तो हमारा क्या निकालेंगे, ओई का वैल्यू निकालेंगे। तो ओई का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का करेंगे तो रूट अंडर 4 आ जाएगा हमारा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये आ गया हमारा रूट अंडर 5। हमें रूट अंडर 5 ही निकालना था। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे आपको ध्यान देनी है, ये जो हमारा नया ओई जो विकर्ण आया है रूट अंडर 5, इस ओ को केंद्र मानते हुए और ई को त्रिज्या मानते हुए एक हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे। ठीक है, अर्थात वृत्त का निर्माण करने का अर्धवृत्त क्या करेंगे, खींचेंगे।
ओ को केंद्र मानेंगे तथा ओई को एक त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, और प्रकाल की सहायता से क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये जिस बिंदु पे आगे कटेगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ओ से ये नया बिंदु मान लेते हैं एफ, ओ से एफ जो बिंदु आई ये संख्या रेखा पर हमारी वैल्यू हो गई √5 की। किसकी वैल्यू हो गई, √5 की, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार की सजेशन आप चाहते हैं तो वीडियो में जरूर दें और अपनी अच्छी राय दें। आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।